Hello students, I am Dr. Vinod Kamble. In this video, we are going to discuss about the topic resource allocation, जहाँ पे resource allocation का meaning क्या होता है, उसके importance क्या है और उसमें क्या problems involved होते हैं, ये questions हम लोग discuss करने वाले हैं। सबसे पहले रिसोर्स क्या होता है? तो रिसोर्स कोई भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हो सकता है जिसका यूज करके हम लोग कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं। तो ये कौन से फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं या कौन से रिसोर्सेस होते हैं? तो पहले है मशीनरी, टूल्स एंड इक्विपमेंट, टेक्नोलॉजी, जिसको हम लोग फिजिकल रिसोर्सेज बोलते हैं। दूसरा है एम्प्लॉयज एंड लेबर, जिसको हम लोग ह्यूमन रिसोर्सेज बोलते हैं। और तीसरा है कैपिटल, जिसको हम लोग फाइनेंशियल रिसोर्सेज बोलते हैं। सो ये तीन रिसोर्सेज को यूज करके या ये तीन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को यूज करके कोई भी बिजनेसमैन जो होता है वो क्या करता है, गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करता है। नाउ रिसोर्स अलोकेशन क्या होता है? तो रिसोर्स अलोकेशन एक प्रोसेस है जहां पे हम लोग रिसोर्सेज के लिए प्लानिंग करते हैं, रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करते हैं और वो रिसोर्सेज को असाइन करते हैं ताकि हमारे जो भी ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रैटेजिक गोल है वो अचीव हो पाए। अभी रिसोर्सेज का प्लानिंग करना मतलब क्या कि हमको कितनी मशीन्स चाहिए, हम लोग को कौन से टेक्नोलॉजी की जरूरत है वो प्लान करना। फिर हम लोग को कितने एम्प्लॉयज की जरूरत है, हम लोग को कितनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, ये सब चीजों के बारे में हम लोग को प्लान करना पड़ता है। प्लान करने के बाद में वो प्लान के हिसाब से हम लोग रिसोर्सेज को क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं। जैसे हमने प्लान किया कि हम लोग को 2 मशीन की जरूरत है, तो हम लोग ने 2 मशीन को क्या किया, ऑर्गेनाइज किया। हमने यहाँ पे प्लान किया कि हम लोग को 10 एम्प्लॉयज की जरूरत है, तो हम लोग 10 एम्प्लॉयज को ऑर्गेनाइज करेंगे। हमने प्लान किया कि हम लोग को 1 करोड़ कैपिटल की जरूरत है, तो हम लोग 1 करोड़ कैपिटल को ऑर्गेनाइज किया ना। ऑर्गेनाइजिंग के बाद में असाइनिंग ऑफ रिसोर्सेस होता है, जहां पे हम लोग क्या करते हैं कि कौन से डिपार्टमेंट को कितने रिसोर्सेस की जरूरत है उतने रिसोर्सेस उनको दे देते हैं। जैसे कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को जितनी मशीन चाहिए उतने मशीन हम लोग ने उनको दे दी, उनको जितने एम्प्लॉयज चाहिए थे उतने एम्प्लॉयज हम लोग ने उनको प्रोवाइड किए, जितने कैपिटल्स उनको चाहिए थे उतने कैपिटल हमने उसको दे दिया। तो इस हिसाब से हमने क्या किया, यहाँ पे रिसोर्सेज का प्लानिंग किया, ऑर्गेनाइजिंग किया और जिस डिपार्टमेंट को जो रिसोर्सेज चाहिए वो हमने उनको असाइन कर दिया या अलोकेट कर दिया। इसको रिसोर्स अलोकेशन बोला जाता है। जब हम लोग रिसोर्स अलोकेशन प्रॉपर करते हैं, मतलब हर एक डिपार्टमेंट को जितने भी रिसोर्सेज चाहिए उतने रिसोर्सेज हम लोग सप्लाई करते हैं, उसके वजह से क्या होता है कि हमारी एक्टिविटी जो है वो स्मूथली होती है और टाइम पे कंप्लीट होती है, जिसकी वजह से हम लोग हमारे ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं। अभी हम लोग देखते हैं व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ रिसोर्स अलोकेशन। नाउ फर्स्ट इंपॉर्टेंस इज हेल्पफुल फॉर मल्टीपल प्रोजेक्ट। नाउ जो भी लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में डील करते हैं। जैसे कि कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी है, तो उनका अगर सपोज अलग अलग जगह पे कंस्ट्रक्शन वर्क चालू है, तो उस केस में क्या होगा कि जो मैनेजर होंगे वो क्या करेंगे, इफेक्टिव रिसोर्स अलोकेशन करेंगे। मतलब वहां पे वो लोग क्या करेंगे कि कौन से प्रोजेक्ट के लिए कितने रिसोर्सेज की जरूरत है उसका पूरा वो लोग प्लान बनाएंगे और उसके हिसाब से वो लोग उनको उतने रिसोर्सेज दे देंगे। इससे क्या होता है कि हर एक प्रोजेक्ट को हम लोग प्रॉपर अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज जो है वो अलोकेट कर पाएंगे या असाइन कर पाएंगे, जिसकी वजह से हर एक प्रोजेक्ट जो हमारा बिना किसी हैसल के, बिना किसी प्रॉब्लम के कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो इस हिसाब से जब भी ऑर्गेनाइजेशन के मल्टीपल प्रोजेक्ट्स होते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन क्या कर पाती है, प्रॉपरली रिसोर्स अलोकेशन करती है, जिसकी वजह से वो प्रोजेक्ट जो है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो सकते हैं। नेक्स्ट वन इज एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। नाउ एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है कि रिसोर्सेज का वेस्टेज नहीं होना। जब हम लोग प्रॉपर रिसोर्स अलोकेशन करते हैं तो हमारे फिजिकल, फाइनेंशियल और ह्यूमन रिसोर्सेज सबका क्या होता है, यहाँ पे एफिशिएंट यूज होता है। किसी भी रिसोर्सेज का यहाँ पे वेस्टेज नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हर एक एक्टिविटी का या हर एक प्रोजेक्ट का रिक्वायरमेंट फाइंड आउट करते हैं कि उनको कितने रिसोर्सेज की जरूरत है और उनकी रिक्वायरमेंट फाइंड आउट करके हम लोग क्या करते हैं, उतने रिसोर्सेस उनको अलोकेट करते हैं। तो उसके वजह से क्या होता है कि उनको जितने चाहिए उतने ही रिसोर्सेस मिलते हैं और उसको वो लोग प्रॉपरली यूटिलाइज कर पाते हैं। इनकेस अगर हम लोग ने उनको ज्यादा रिसोर्सेज दिए रिक्वायरमेंट से, तो वो क्या करेंगे, उसका वेस्टेज करेंगे। पर यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, जितने चाहिए उतने ही रिसोर्सेस उनको सप्लाई कर रहे हैं, जिसकी वजह से रिसोर्सेस का वेस्टेज यहाँ पे होता नहीं है। थर्ड इंपॉर्टेंस इज इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। नाउ रिसोर्स अलोकेशन करने की वजह से क्या होता है, हमारे बिजनेस की प्रोडक्टिविटी जो होती है वो बढ़ जाती है। जब हम लोग प्रॉपर रिसोर्स अलोकेशन करते हैं तो उसके वजह से क्या होता है कि हम लोग डेडलाइन से पहले ही हमारा प्रोजेक्ट जो होता है वो कंप्लीट करते हैं और वहां पे क्वालिटी के ऊपर भी कोई कॉम्प्रोमाइज होता नहीं है।
अगर रिसोर्सेस नहीं होते हैं तो फिर क्या होता है कि एक तो हमारा प्रोजेक्ट जो होता है वो डिले हो जाता है, और कभी कभी क्या होता है कि हम लोग क्वालिटी के ऊपर भी कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। तो वो प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं हो रहा है। सो ओवरऑल क्या हो रहा है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी जो है यहाँ पे बढ़ रही है। हम लोग को प्रॉपर रिसोर्सेस अलोकेट करने की वजह से यहाँ पे टाइम का लॉस नहीं हो रहा है, हम लोग को यहाँ पे एक्स्ट्रा एफर्ट्स की जरूरत नहीं पड़ रही है, और हम लोग को एक्स्ट्रा लेबर चार्जेस पे नहीं करने पड़ रहे हैं। सपोज आपका कोई प्रोजेक्ट चालू है और वहां पे आपके पास रिसोर्सेज का शॉर्टेज है, तो आप लोग क्या करोगे, रिसोर्सेज परचेस करने के लिए जाओगे तो वहां पे फिर आप लोगों को ज्यादा चार्जेस उसके लिए पे करने लग सकते हैं। प्लस वो रिसोर्सेज को सर्च करने के लिए आपका टाइम वहां पे वेस्ट हो सकता है और एफर्ट्स भी वेस्ट हो सकता है। और कभी कभी क्या होता है कि हम लोग को क्वालिटी रिसोर्सेज नहीं मिलने की वजह से हमारे जो प्रोजेक्ट है उसकी क्वालिटी जो होती है कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। तो रिसोर्स जब हमारे पास प्रॉपर अमाउंट में अवेलेबल होता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि हम लोग अपने जो भी प्रोजेक्ट है उसको डेडलाइन से पहले ही खत्म कर पाते हैं, और किसी भी तरीके से हम लोग क्वालिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करते नहीं है। नेक्स्ट इज टाइम मैनेजमेंट। नाउ टाइम मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है कि कोई भी प्रोजेक्ट को शुरू करने का टाइम और कंप्लीट करने का टाइम हमको सेट करना होता है। सो जब हमारे पास रिसोर्सेस प्रॉपर अमाउंट में अवेलेबल होते हैं तो हम लोग प्रोजेक्ट के लिए अपना स्टार्टिंग टाइम और कंप्लीशन टाइम जो होता है वो सेट कर पाते हैं। और इसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो प्रॉपर टाइम पे ही हम लोग कंप्लीट कर पाते हैं। नेक्स्ट इज एम्प्लॉय मोटिवेशन। नाउ अगर कोई भी मैनेजर वाइजली या एकदम सही तरीके से रिसोर्सेस अलोकेट करता है तो उसके लिए उनको फाइंड आउट करने में इजी होता है कि कौन कौन सी एक्टिविटी कर रहा है, कौन प्रोग्रेस कर रहा है और कौन प्रोग्रेस नहीं कर रहा है। लीडिंग मतलब क्या, प्रोग्रेस करना, और लैगिंग का मतलब क्या होता है, प्रोग्रेस नहीं करना। प्लस उनको यहाँ पे पता चलता है कि एस्टिमेट टाइम से कौन सा एम्प्लॉय ज्यादा टाइम ले रहा है प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। सो ये वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन जो होती है वो मैनेजर को पता चलती है, जिसकी वजह से मैनेजर जो होता है वो एक डिजर्विंग एम्प्लॉय को सिलेक्ट कर पाता है। मतलब जो एम्प्लॉय काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, जो एम्प्लॉय काम में एकदम लीडिंग है, और जो एम्प्लॉय टाइम पे अपना काम जो है वो कंप्लीट कर पा रहा है, तो ऐसा डिजर्विंग एम्प्लॉय जो है मैनेजर को सिलेक्ट करने में हेल्प होता है। और ऐसे एम्प्लॉय को सिलेक्ट करके मैनेजर क्या करते हैं, उनको रिवॉर्ड और रिकॉग्निशन देते हैं। रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन मतलब क्या, उनको शायद तक कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट दे देना, उनको कोई इंसेंटिव्स वगैरह दे देना, बिकॉज वो लोग प्रोजेक्ट में अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं उसकी वजह से। और जब एम्प्लॉयज को रिवॉर्ड और रिकॉग्निशन मिलता है तो एम्प्लॉयज क्या होते हैं, मोटिवेट होते हैं। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंस इज मैनेज टीम वर्कलोड। नाउ रिसोर्स अलोकेशन की वजह से क्या होता है कि जो भी एम्प्लॉयज है उनका वर्कलोड जो होता है प्रॉपरली मैनेज किया जाता है। मतलब कभी कभी क्या होता है कि कुछ वर्कर्स ज्यादा ओवरलोड होते हैं वर्क से, तो उस केस में मैनेजर क्या करते हैं कि हर एक टीम मेंबर का जो टास्क लिस्ट है उसको चेक करते हैं। टास्क लिस्ट मतलब कौन क्या काम कर रहा है उसको चेक करते हैं। उससे मैनेजर को पता चलता है कि कौन सा एम्प्लॉय ओवरलोडेड है, और फिर मैनेजर क्या करता है, हर एक काम को रीअरेंज करता है। और उसके बाद में जो भी ओवरलोडेड एम्प्लॉयज होते हैं उनका जो ओवरलोड होता है वो यहाँ पे कम किया जाता है। और जिसकी वजह से क्या होता है, जब आपका ओवरलोड कम हो जाता है तो आप जो है वो इफेक्टिवली काम कर पाते हो, और जिसकी वजह से आपका जो प्रोजेक्ट है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो पाता है। जब ओवरलोड होता है तो उसकी वजह से क्या होता है, एम्प्लॉयज एफिशिएंटली काम कर पाते नहीं है। तो रिसोर्स अलोकेशन की वजह से मैनेजर ने ये फाइंड आउट किया कि कौन से एम्प्लॉय जो है ओवरलोडेड है, और उसके हिसाब से उसके काम को उन्होंने रीअरेंज करके उसका ओवरलोड जो है वो कम कर दिया। तो ये सारे थे इंपॉर्टेंस ऑफ रिसोर्स अलोकेशन। ये मेरे यूआरएल है जहां से मैंने इमेजेस लिए हैं। अभी हम लोग देखते हैं व्हाट आर द प्रॉब्लम्स और व्हाट आर द चैलेंजेस फेस बाय द मैनेजर इन रिसोर्स अलोकेशन। पहला चैलेंज है कंस्ट्रेंट्स ऑफ रिसोर्सेस। कंस्ट्रेंट्स का मतलब क्या होता है, लिमिटेशन। नाउ फाइनेंशियल, फिजिकल, ह्यूमन रिसोर्सेज, ये सबका क्या हो सकता है, लिमिटेशन हो सकता है। जैसे फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो होते हैं वो रेज करना काफी डिफिकल्ट होता है कभी कभी। क्यों? बिकॉज कभी कभी फाइनेंस अवेलेबल होता है, बट वो फाइनेंस को रेज करने का जो कॉस्ट होता है वो बहुत ज्यादा होता है। मतलब उसके लिए हम लोग को ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट शायद तक पे करना पड़ सकता है। और कभी कभी क्या होता है कि इन्वेस्टर जो होते हैं वो प्रोजेक्ट के ऊपर या कंपनी के ऊपर उतना कॉन्फिडेंस दिखाते नहीं है। तो इस वजह से कंपनी को क्या होता है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज रेज करना मुश्किल हो जाता है, बिकॉज ऑफ हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट और बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस बाय द इन्वेस्टर्स। दूसरा एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं फिजिकल रिसोर्सेज का, जैसे कि कोई भी असेट हो सकता है, जैसे लैंड, मशीनरी, इक्विपमेंट, टूल्स। ये सब जो है वो फिजिकल रिसोर्सेज होते हैं।
ना डेवलपिंग कंट्री जो होते हैं वहां पे क्या होता है कि कैपिटल गुड्स इंपोर्ट करने पड़ते हैं, बिकॉज हमारे पास इतने मॉडर्न मशीन्स वगैरह कभी कभी अवेलेबल नहीं होता है, कुछ इक्विपमेंट्स हम लोग को यहाँ पे नहीं अवेलेबल होते, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, उसको इंपोर्ट करते हैं दूसरे कंट्रीज से। पर कभी कभी गवर्नमेंट पॉलिसीज ऐसी होती है जो इंपोर्ट को हर्डल्स क्रिएट करती है या प्रॉब्लम क्रिएट करती है, मतलब हम लोग वो गुड्स को इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं, या वो गुड्स को अगर हम लोग को इंपोर्ट करना है तो उसके लिए हम लोग को ज्यादा ड्यूटी पे करनी पड़ती है, तो उससे क्या होता है हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यहाँ पे बढ़ जाता है। तो इस तरीके से क्या हो रहा है यहाँ पे कि रिसोर्सेज का लिमिटेशन हम लोग को आ रहा है, और रिसोर्सेज का लिमिटेशन अगर हम लोग को आता है तो उसकी वजह से हमारा प्रोजेक्ट जो होता है वो अफेक्ट हो जाता है। नाउ नेक्स्ट चैलेंज इज स्केर्सिटी ऑफ स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्सेज। अभी सिर्फ ह्यूमन रिसोर्सेज अवेलेबल होना ये इनफ नहीं है, बल्कि हम लोग को उन ह्यूमन रिसोर्सेज में जो भी स्किल सेट की रिक्वायरमेंट है किसी भी प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली कंप्लीट करने के लिए, वो भी अवेलेबल होना जरूरी है। मतलब ह्यूमन रिसोर्सेज के साथ साथ उनके पास कुछ स्किल्स भी होने चाहिए। अभी इंडिया जैसी कंट्री जहां पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है वहां पे ह्यूमन रिसोर्सेज का बिल्कुल भी शॉर्टेज नहीं है, लेकिन हम लोग के पास स्किल्स की शॉर्टेज है। नाउ जैसे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल्स, कंप्यूटर प्रोफेशनल्स, एडवर्टाइजिंग पर्सोनल्स, पावर एक्सपर्ट्स, इंश्योरेंस एक्सपर्ट्स, ये सब के हमारे यहाँ पे क्या है, शॉर्टेज है। मे भी हमारे पास अगर ये प्रोफेशनल्स अवेलेबल है, फिर भी क्या होता है कि उनको यहाँ पे अच्छे पैकेजेस नहीं मिलने की वजह से वो फॉरेन कंट्रीज में जाते हैं, जिसकी वजह से भी क्या होता है हमारे यहाँ पे स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्सेज का स्केर्सिटी होता है। नाउ थर्ड चैलेंज इज अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। मतलब यहाँ पे क्या होता है कि जो रिसोर्सेज अवेलेबल है उसको हम लोग फुलेस्ट कैपेसिटी में यूज नहीं कर रहे हैं, उसका अंडर यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, मतलब उसका हम लोग वेस्टेज कर रहे हैं। जैसे कि सपोज हमारे पास कोई मशीन अवेलेबल है जिसका कैपेसिटी है 1000 यूनिट प्रोड्यूस करना पर डे, लेकिन एक्चुअली में हम लोग उसमें से क्या कर रहे हैं, सिर्फ 700 यूनिट्स पर डे प्रोड्यूस कर रहे हैं। इट मीन्स हम लोग वो मशीन को क्या कर रहे हैं, अंडर यूटिलाइज कर रहे हैं, उसकी कैपेसिटी को हम लोग फुलेस्ट लेवल पे यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। दूसरा एग्जांपल हम लोग लेते हैं एम्प्लॉय का, कि कोई एक एम्प्लॉय है जो काफी कॉम्पिटेंट है, लेकिन हम लोग उसको किसी भी तरीके का चैलेंजिंग टास्क नहीं देते हैं, जिसके वजह से उसके अंदर जो स्किल सेट्स है उसको हम लोग फुलेस्ट लेवल पे यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, उसको भी हम लोग क्या करें, अंडर यूटिलाइज कर रहे हैं। तो अगर सपोज इस मशीन को या एम्प्लॉय को हम लोग फुलेस्ट लेवल पे यूज करेंगे तो उससे क्या हो सकता है, हमारा प्रोडक्शन बढ़ सकता है और वेस्टेज जो है वो कम हो सकता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज अनफोर्सिन चैलेंजेस। अनफोर्सिन का मतलब क्या होता है कि कुछ प्रॉब्लम जो होते हैं वो सडनली आते हैं, ओके, उसकी वजह से रिसोर्स अलोकेशन जो होता है वो डिफिकल्ट हो जाता है। अभी कौन से चैलेंजेस यहाँ पे आ सकते हैं सडनली, तो एक है चेंज इन टैक्स एंड इंटरेस्ट रेट जो हमेशा होते रहता है। उसी के साथ साथ ऑयल के प्राइसेस बढ़ गए इंटरनेशनल मार्केट में, या गवर्नमेंट की पॉलिसीज चेंज हो गई, तो इसकी वजह से क्या होता है, रिसोर्स प्रोक्योर करना और रिसोर्स अलोकेशन करना दोनों भी क्या होता है, प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। जैसे कि सडनली अगर सपोज रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया तो उसके वजह से क्या होगा कि हम लोग लोन नहीं ले पाएंगे, तो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, फाइनेंशियल रिसोर्सेज का शॉर्टेज हो सकता है। ऑयल प्राइसेस बढ़ते हैं तो उसका इफेक्ट हम लोग को हर एक चीज के ऊपर दिखाई देता है, शायद तक हमारा रॉ मटेरियल भी वहां पे महंगा हो सकता है। गवर्नमेंट की पॉलिसीज अगर चेंज हो गई तो वो हमारे रिसोर्स अलोकेशन में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो ऐसे कोई भी चीजें जो अनफोर्सिन होते हैं वो क्या करते हैं, हम लोग को रिसोर्स अलोकेशन में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज पुअर डॉक्यूमेंटेशन। अभी जब भी हम लोग रिसोर्स अलोकेशन करते हैं तो उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करना जरूरी है। डॉक्यूमेंटेशन का मतलब कि उसका प्रॉपर रिकॉर्ड रखना बहुत जरूरी है, ओके। और काफी बार ऑर्गेनाइजेशंस क्या करते हैं, मैनुअल स्प्रेडशीट्स यूज करते हैं, मतलब पेपर वर्क करते हैं, और पेपर वर्क करना काफी लेंदी और उसमें काफी सारे एरर्स हो सकते हैं। उससे अच्छा ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना चाहिए, एक अच्छा सॉफ्टवेयर जो होता है वो डेवलप करना चाहिए, क्योंकि सॉफ्टवेयर की वजह से क्या होता है कि आप लोगों का, आप प्रॉपरली रिसोर्सेस अलोकेट भी कर पाते हो और उसका रिकॉर्ड भी प्रॉपरली मेंटेन रखते हो, और फिर बाद में उसका फॉलो अप करना भी हमारे लिए इजी हो जाता है। पर काफी बार यहाँ पे ये सब काम जो होता है मैनुअली क्रिएट किया जाता है, और मैनुअली करने की वजह से इसमें काफी ज्यादा टाइम जाता है और काफी सारे एरर्स वगैरह भी हो सकते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज इनएडिक्वेट रिसोर्स ट्रांजिशन प्रोसेस। नाउ मल्टी प्रोजेक्ट कंपनीज में क्या होता है कि रिसोर्सेज शेयरिंग जो होता है को बहुत ही कॉमन होता है। मतलब एक डिपार्टमेंट का रिसोर्सेज जो होता है दूसरे डिपार्टमेंट में यूज किया जाता है, दूसरे डिपार्टमेंट का तीसरे डिपार्टमेंट में यूज किया जाता है, तो ये काफी कॉमन चीजें होती है। जैसे कि सपोज एक कंस्ट्रक्शन साइट हमारी चालू है, ओके, वहां की मशीन हमने क्या की, दूसरे कंस्ट्रक्शन साइट पे यूज की, दूसरे कंस्ट्रक्शन साइट की मशीन सपोज हमने थर्ड कंस्ट्रक्शन साइट पे यूज की, तो ये जो चीज होती है वो बहुत ही कॉमन होती है।
और यहाँ पे फिर क्या होता है कि हर एक जो प्रोजेक्ट होता है उसके शायद तक रिक्वायरमेंट जो है वो अलग हो सकते हैं, और जिसके वजह से क्या होता है कि वो रिसोर्सेज के अंदर जो नेसेसरी चेंजेस हम लोग को करने चाहिए वो रिसोर्सेज में हमने नेसेसरी चेंजेस नहीं किए, जिसकी वजह से भी क्या हो सकता है, रिसोर्स अलोकेशन में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। ओके, तो ये सारे थे रिसोर्स अलोकेशन के इंपॉर्टेंस और चैलेंजेस। ये मेरी यूआरएल है जहां से मैंने इमेजेस लिए हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, and also recommend my channel to your friends. We will meet in the next video.